नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हटियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रभामंडल यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऋषि मुनियों के पीछे एक प्रकाश पुंज होता है, सूर्य की तरह दिखाई देता है। वो क्या है, वो क्या होता है, ये विज्ञान के आधार पर मैं आपको आज विस्तार से बताने वाला हूँ। तो बने रहिए और देखिए, सुनिए। तो यहाँ पर एक लेखक जो पद्मगंधा साधिका है उनसे पूछ रहे हैं, काफ़ी देर तक निहारते में उस परम योगी के शांत और निर्विकार मुखमंडल की ओर आश्चर्यचकित था मैं, यानी कि लेखक बोल रहे हैं। सभी धर्म ग्रंथों ने दिव्य पुरुषों और देवताओं का वर्णन करते समय उनके प्रभामंडल का भी उल्लेख किया है। देवी देवताओं और दिव्य पुरुषों के चित्रों में भी प्राय उनके चेहरे के पीछे दीप्ति चक्र के रूप में प्रभामंडल दिखलाई पड़ता है। लेकिन सपने में भी मैंने कल्पना नहीं की थी कि कभी प्रत्यक्ष रूप में भी वहाँ प्रभामंडल देखने को मिलेगा मुझे, यानी कि लेखक को प्रत्यक्ष मिला वहाँ देखने के लिए। कहाँ पर? तिब्बत में। कहने की आवश्यकता नहीं, बाद में मैंने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से प्रभामंडल पर खोज कार्य किया, यानी कि उन्होंने रिसर्च चालू किया, खोज कार्य किया, और उस खोज का जो परिणाम सामने आया उसको संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी कि लेखक ने उस प्रकाश पुंज को विस्तार से स्वयं अपने आँखों से देखा और उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि वह कैसा है। उन्होंने विज्ञान के आधार पर इसको प्रकाशित किया है। प्रारंभ में यह कहना असंगत ना होगा कि अभी तक प्रभामंडल को देवी देवताओं, महापुरुषों और संत महात्माओं के दिव्य चरित्र की एक काल्पनिक विशेषता तथा प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों के भीतर प्रभामंडल पर जो वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं उसके फलस्वरूप जो तथ्य सामने आए हैं उनसे प्रतीत होता है कि यह प्रभामंडल एक वैज्ञानिक तथ्य है, यानी कि सत्य है। प्रभामंडल पर मेरी खोज शुरू होती है देखो यहाँ पर बताया गया है उन्होंने कौन से सन में वो लेखक ने प्रभामंडल पर रिसर्च चालू किया। उन दिनों काशी के हनुमान घाट मोहल्ले में एक महात्मा निवास करते थे। अभी यहाँ से वहाँ एक विस्तार से आपको एक स्टोरी, एक कहानी बता रहे हैं। प्रभामंडल पर उन्होंने जो खोज शुरू की वो कवि ने, वो यहाँ पर बता रहे हैं विस्तार से। तो सुनिए और बनते रहिए और समझिए प्रभामंडल क्या होता है योग में। नाम था स्वामी पूर्णगिरी, यानी कि उनका नाम था स्वामी का पूर्णगिरी। सत्संग की दृष्टि से कभी कदा उनका निवास पर चला, यानी कि कभी कदा उनके निवास पर चला जाया करता था मैं, यानी कि वो लेखक। वे मुझे शास्त्र मर्मज्ञ अधिक प्रतीत होते थे। साधना में भी उनकी गति है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया मैंने, और ना तो कभी इस संबंध में उनसे चर्चा ही की। एक बात पर अवश्य ध्यान दिया था मैंने, यहाँ की रात्रि के 9 बजे के बाद वे अपने निकट किसी को भी रहने नहीं देते थे। किसी न किसी बहाने लोगों को भगा दिया करते थे महाराज। एक बार मैंने ना जाने किसी भावना से प्रतीत होकर रात्रि में चला गया उनके यहाँ। उस समय शायद 11 बजे होंगे रात्रि के। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे चलकर कोठरी के सामने पहुँचा। देखा भीतर से दरवाज़ा बंद था। मुझे उस समय इस बात का ख्याल ही नहीं था कि गिरी महाराज 9 बजे के बाद किसी से नहीं मिलते। शायद दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं था। मेरे धक्का देते ही वहाँ चीं चीं की आवाज़ करता हुआ खुल गया, और उसके खुलते ही एक जोर का धक्का लगा मुझे। रोम रोम झंझनाट उठा मेरा उस समय। फिर मैंने सामने जो दृश्य देखा उसने स्तब्ध कर दिया मुझे। एक बारगी कौतूहल और आश्चर्य के मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। सामने अपने आसन पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे थे ध्यानस्थ गिरी महाराज, और उनके पूरे शरीर के चारों ओर लगभग 1 फुट के फासले पर 11 यानी कि गहरे नीले रंग की दीप्ति चक्र मंद गति से घूम रहा था। उसमें से प्रस्फुटित होने वाली रश्मियाँ इतनी प्रखर थी कि उन पर आंखें ठहर नहीं पाती थी, बार बार चूंदिया जाती थी। अधिक समय रुका न गया वहाँ मुझसे। दरवाज़ा धीरे से उठा कर वापस लौट गया मैं। गिरी महाराज केवल शास्त्रज्ञ और विद्वान ही नहीं, उच्च कोटि के साधक भी है। यहाँ समझते देर ना लगी मुझे। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि उस दिन दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं था, वरना वहाँ दुर्लभ दृश्य देखने की नौबत नहीं मिलती मुझे वहाँ दुर्लभ दृश्य देखने का। अपनी खोज में मुझे इस घटना से काफ़ी प्रेरणा मिली, यानी कि उस कवि को प्रेरणा मिली ये घटना देख के। सर्वप्रथम मैंने इस दिशा में वैज्ञानिकों के विचारों को जानना समझना चाहा। यहाँ पर उन्होंने सन यहाँ पर बताया है। मैं नोबेल पुरस्कार विजेता
आणविक वैज्ञानिक डॉक्टर हैरल्ड सी उरे के नेतृत्व में अनेक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं यह जानने के लिए कि आदि काल में पृथ्वी पर अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ कैसे बने जाते हैं। इन प्रयोगों से पता चला कि अमीनो एसिड के परमाणुओं में जीवन के 4 तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की विद्युत शक्ति का संचय इतना जोड़ का है कि वे सदा अचल अटल रहते हैं। डॉक्टर हैरल्ड सी उरे का अनुमान था कि आदि काल में पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्थान पर अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और पानी का प्राचुर्य था। उनके निर्देशन में उनके शिष्य डॉक्टर स्टेनले मिलर ने इन पदार्थों को एक जार में मिलाकर उसमें विद्युत शक्ति प्रवाहित की। कई बार विद्युत शक्ति का संचालन करने के बाद उन्होंने पाया कि उन पदार्थों ने अमीनो एसिड का रूप ले लिया है। प्रयोगों की समाप्ति पर डॉक्टर उरे ने घोषणा की थी कि पृथ्वी पर जीवंतता सबसे पहली बार सौदामिनी वायुमंडलीय बिजली के रूप में प्रकट हुई है। यही कारण है कि पृथ्वी पर पहले रहने वाले सब जीवित प्राणियों के समान आदमी का भी अपना विद्युत क्षेत्र है। इन प्रयोगों के आधार पर अमेरिका के डॉक्टर हेरल्ड एस वर और डॉक्टर एफ.एस.सी. नॉर्थरोप ने जीवन के विद्युत कणिक सिद्धांत का विकास किया। उनका तर्क था कि चूंकि निर्जीव पदार्थ के कण को क्षेत्र भौतिकीय की संपूर्णता की आवश्यकता होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थ के बारे में भी यही नियम लागू होता है। इसलिए अणु और परमाणु द्वारा संरचित प्रत्येक जीवित घटनाएं जहां पेचीदे रासायनिक व्यवहार सदा होते रहते हैं, वहां ऐसी किसी शक्ति का होना अनिवार्य है जो कणों को सुव्यवस्थित रूप से रख सके तथा उन्हें निर्देशित कर सके। यह शक्ति एकमात्र विद्युत शक्ति ही हो सकती है। सन यहाँ पर सन बताया गया है। डॉक्टर वर ने डॉक्टर सी.टी. लेट और डॉक्टर एल.एफ. निम्स के सहयोग से अति संवेदनशील माइक्रोवोल्ट मीटर का निर्माण किया। यह माइक्रोवोल्ट मीटर प्रत्येक जीव के अंदर मौजूद विद्युत की 1 वोल्ट के 10 लाखवें भाग की मात्रा तक का अंकन कर सकता है। इस यंत्र की सहायता से आदमी तथा अन्य जीवों पर जो प्रयोग किया गया उनसे यह प्रमाणित हो गया कि प्रत्येक जीव में विद्युत क्षेत्र मौजूद रहता है, पर इनकी मात्रा बराबर बदलती रहती है। तो देखिए यहाँ पर उस लेखक ने जो तिब्बत गए थे, साधकों को देखा, स्वयं हठ योग का साधना किया, तब जाकर उनको यहाँ समझ में आया कि विज्ञान के कोटि पर यह क्या है प्रभामंडल। तो वो जो आदमी तथा तथ्य अन्य जीवों पर जो प्रयोग किए गए उनसे यहाँ प्रमाणित हो गया कि प्रत्येक जीव में विद्युत क्षेत्र मौजूद रहता है। तो इसकी मात्रा और हर एक आदमी में अलग अलग होती है। प्रयोगों से यह भी पता चला कि आंतरिक, जैविक और बाहरी या सांसारिक विद्युत संबंधी घटनाओं के परिणाम स्वरूप विद्युत क्षेत्र की शक्ति और चुंबकीयता बदलती रहती है। ये परिवर्तन पहली बार वृक्षों पर वैज्ञानिक प्रयोग करके पाया गया है। इसके बाद में ये प्रयोग 430 व्यक्तियों पर किए गए। इन प्रयोगों के परिणामों ने अनेक अचिंतनीय संभावनाओं के द्वार खोले, अनेक अंधविश्वासों को वैज्ञानिक आधार मिला। तो यहाँ पर देखिए प्रभामंडल जो तेज पुंज हम कहते हैं, साधकों के पीछे, महाराजों के पीछे, योगियों के पीछे, देवताओं के पीछे, वो सच है, ऐसा हमने वैज्ञानिक आधार पर यहाँ पर समझ लिया है। तो ये था हठ योग में एक ऐसा प्रभामंडल मुझे बताना था कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बट नहीं समझा होगा। बस इतना ही था। धन्यवाद।